दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कोरियाई मर्डर मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूँ और ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये मूवी साल 2015 में रिलीज हुई थी और इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी में इतनी सारी डिटेल्स हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम जूनवू नाम के लड़के को देखते हैं जो एक बर्फ की फैक्ट्री में मजदूरी किया करता है, लेकिन हमें पता चलता है कि इस काम के बदले जूनवू को बस थोड़े से ही पैसे मिलते थे, जिससे उसका गुजारा करना भी मुश्किल होता था। अब हम देखते हैं कि जूनवू को उसका लंच देने के लिए उसकी बहन यूजिन आती है, जो उम्र में उससे छोटी होती है। असल में यूजिन एक सीनियर स्कूल स्टूडेंट होती है और जूनवू उसी के लिए पैसे कमा रहा होता है ताकि यूजिन पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। अब काम खत्म होने के बाद जूनवू अपनी बहन यूजिन के साथ फैक्ट्री से घर के लिए निकल जाता है। असल में जूनवू और यूजिन का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं होता, क्योंकि इनके पेरेंट्स काफी समय पहले ही गुजर गए थे। अब सीन यहाँ से म्यांग नाम की लड़की पर शिफ्ट होता है, जो एक शॉप पर सुबह सुबह कुछ सामान खरीदने आई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि दुकान की ओनर म्यांग से कहती है कि तुम एक पनौती हो, मुझे सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें कोई सामान नहीं देने वाली, फौरन यहाँ से निकल जाओ। हालांकि शॉपकीपर की बात ना मानते हुए म्यांग वो सामान ले लेती है और उसके बदले पैसे रखकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाते वक्त वो शॉपकीपर गुस्से में उसके ऊपर चावल छिड़क देती है। अब यहाँ हमें म्यांग के बारे में पता चलता है कि उसके साथ गांव के सभी लोग ऐसा ही व्यवहार करते थे। इसी बीच जब वो जा रही होती है तो रास्ते से कुछ लड़कियां गुजरते वक्त उसे देखकर आपस में कहती हैं कि ये तो वही है ना जिसके बारे में सभी कहते हैं कि उसे भूत दिखते हैं। अब उसी दुकान के पास जूनवू भी खड़ा होता है, जो म्यांग के बारे में वो सारी बातें सुन लेता है पर कोई खास रिएक्ट नहीं करता। आगे हम जूनवू के साथ काम करने वाले एक आदमी जैंग को देखते हैं, जो ये नोटिस करता है कि जूनवू किसी से फोन पर बात कर रहा है। अब उस कॉल के कटते ही जैंग जूनवू के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या कॉल पर तुम्हारी सिस्टर यूजिन थी? तो जूनवू कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, और वैसे भी हम सभी फैमिली मेंबर हैं, इसलिए मेरी बहन को तुम अपनी ही बहन समझो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जैंग कहता है अगर देखा जाए तो तुम मेरे स्टेप कजिन हो और हमारा रिश्ता काफी दूर का है। पर जूनवू कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हम एक ही फैमिली से हैं। और तुम जरा मुझे ये बताओ कि तुमने यूजिन को कल रात मैसेज क्यों भेजा था? तो ये सुनकर जैंग घबराते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने वो मैसेज किया था? इस पर जूनवू कहता है तो मेरा अंदाजा सही निकला, वो तुम ही थे। तो ऐसा बोलकर अब जूनवू जैंग के पीछे भागने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यूजिन असल में अपने भाई से छुपते हुए किसी पार्लर में काम करती थी और इसीलिए यूजिन ने एक सीक्रेट जगह पर सूटकेस रख रखा था जिसमें उसकी पार्लर वाली ड्रेस और मेकअप के सामान होते हैं। वो असल में ये काम इसीलिए करती थी ताकि वो भी अपने भाई के काम में हाथ बटा सके, क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई उसके लिए दिन रात एक करके काम करता है और फिर भी उनका खर्चा पूरा नहीं हो पाता। खैर, आज जब वो अपने काम पर जाने वाली होती है तभी उसे अपने आसपास से किसी के बाइबल पढ़ने की आवाज आती है। तभी हम देखते हैं कि असल में वो बाइबल म्यांग पढ़ रही थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि म्यांग किसी से डरी हुई है। फिर जब यूजिन म्यांग को देखती है तो वो उसको थोड़ा रिलैक्स करवाकर उससे बातें करना शुरू कर देती है ताकि उसका डर कम कर सके। अब इसी बीच यूजिन उससे हिम्मत करके पूछती है कि मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी हैं कि तुम भविष्य बता सकती हो और तुम्हारे अंदर कुछ साइकिक पावर्स हैं, इसलिए अगर सच में ऐसा है तो क्या तुम मुझे बताओगी कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा हस्बैंड कौन होगा और मेरे बड़े भाई का आगे चलकर क्या होगा? तो म्यांग उससे कहती है कि तुम्हारी मौत हो जाएगी और अब अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी मौत का कारण भी बता दिया तब भी तुम मरोगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में मरना ही लिखा है। अब ये सुनकर यूजिन बहुत घबरा जाती है और म्यांग को पागल समझते हुए फौरन वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाते ही म्यांग को अचानक से यूजिन के बारे में एक विजन आता है जिसमें कोई आदमी बेसमेंट की सीढ़ियों पर खड़ा था और यूजिन को काफी तड़पाते हुए उसका गला दबा रहा था। अब ये सब देखते ही म्यांग बेहोश हो जाती है और फिर जब तक म्यांग की आंखें खुलती हैं तब तक शाम हो चुकी होती है। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो पार्लर का काम कर रही होती है कि तभी उतने में ही वहाँ पर उसका भाई जूनवू आ जाता है। अब यूजिन जूनवू से कहती है कि भाई मुझे कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा काफी ज्यादा होता है जिसे आप टाइम टू टाइम नहीं दे पाएंगे। अब जूनवू कहता है कि वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और ये सब काम छोड़ दो। जिस पर यूजिन कहती है कि मुझे कॉलेज जाने की सच में कोई जरूरत नहीं और वैसे भी मैं हमारे पैसे सेव करके एक दुकान खोलूंगी जिसके बाद हम खुशी खुशी रह सकेंगे। इस पर जूनवू कहता है कि क्या तुम मेरी तरह बनकर इस घटिया गांव में रहना चाहती हो? मैं कह रहा हूँ कि आज से तुम कहीं नहीं जाओगी
तो यूजिन कहती है कि मैं जरूर जाऊंगी, मैं बड़ी हो गई हूँ और आप मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। तो ये सुनकर जुनवू दरवाजा बंद कर देता है और उसमें ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। यानी अब यूजिन के अलावा घर में कोई नहीं था। लेकिन तभी अचानक आधी रात को यूजिन को कुछ गिरने की आवाज आती है और वो नोटिस करती है कि वो आवाज उन्हीं के घर के ग्राउंड फ्लोर से आ रही थी। तो यहाँ असल में हुआ ये था कि कोई वहाँ का ताला तोड़कर उनके घर के अंदर घुस गया था। खैर, तभी हम देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से एक सीढ़ी निकलती है और इस सीढ़ी पर कोई जल्दी जल्दी चढ़ते हुए यूजिन तक पहुंच जाता है। ये देखकर अब यूजिन घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से यूजिन कहीं भाग नहीं पाती और आखिर में इसी मौके का फायदा उठाकर वो किलर यूजिन को घसीटते हुए दरवाजे से दूर ले जाता है और फिर मार पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है। अब अपने आखिरी वक्त में यूजिन किलर से कहती है कि चाहे तुम दुनिया में मुझे कहीं भी छुपा लो, मेरा भाई मुझे ढूंढ ही लेगा। फिर यूजिन के इतना कहते ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम सिर्फ यूजिन के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन पाते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि किलर ने यूजिन को मार डाला था। इसके बाद अगले ही दिन जुनवू अपनी सिस्टर यूजिन को खोने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि वो उसको घर में नहीं मिली थी। अब इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन से तुम्हारी कोई लड़ाई हुई थी? तो जुनवू कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत कहना सुनना हुआ था, लेकिन ऐसे में वो बिना बताए कहीं नहीं जा सकती, आप प्लीज उसको ढूंढिए। लेकिन इंस्पेक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी कल रात को अपनी बहन से लड़ाई हुई थी और ऐसी लड़कियां ताला तोड़कर भागने में एक्सपर्ट होती हैं, इसलिए वो जरूर तुमसे गुस्सा होकर कहीं भाग गई होगी। पर तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद जब उसे भूख लगेगी तो वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। इस तरह अब इंस्पेक्टर उसको तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जुनवू को लॉबी में देखते हैं, जहाँ जुनवू आज पहली बार अकेले गुमसुम बैठा होता है और तभी जुनवू को वहाँ म्यंग दिखती है और इससे पहले कि वो म्यंग से पूछ पाता कि वो इधर क्या कर रही है, तब तक उतने में ही सारे वॉशिंग मशीन का गंदा पानी पाइप के थ्रू टब में भर जाता है। अब पानी के भरते ही यूजिन की ड्रेस का लटकन तैरते हुए बाहर की तरफ निकलता है और म्यंग ने शायद ये सब अपने विजन में पहले ही देख लिया था, इसलिए वो यहाँ आई थी। खैर, अब जुनवू ये देखकर टब के अंदर आता है और यहाँ पानी में हाथ डालते ही उसे यूजिन की डेड बॉडी मिल जाती है। अब अपनी बहन को देखकर वो बहुत रोता है और यही सोचने लगता है कि आखिर वो क्यों गेट को बंद करके गया था। फिर आगे हम यूजिन का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ यूजिन के सभी जान पहचान वाले लोग आए थे। लेकिन यहाँ हैरानी की बात ये होती है कि उसका भाई जुनवू खुद उस फ्यूनरल से मिसिंग होता है। तभी हम देखते हैं कि जुनवू के सारे काम करने वाले कलीग्स में से एक जुनवू के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर मारिया नाम की एक लेडी कहती है कि वो अभी भी इसी सदमे में है कि उसकी बहन का मर्डर उसी ने किया है। तभी जुनवू का कॉलिग डैनी कहता है, आखिर कोई अपनी ही बहन को क्यों लॉक करेगा? वैसे मैं इसकी बहन को जब भी लिपस्टिक और स्कर्ट में देखता था तो मुझे तभी समझ आ जाता था कि इसके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। अब वहीं से कुछ दूरी पर हम जुनवू को देखते हैं, जो दूर से इन रिचुअल्स को देख रहा होता है और हम भी उन रिचुअल्स को देख पाते हैं। यहाँ एक पवित्र औरत जिसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए, वो जल्दी से जाकर एक झूले में चढ़ती है और तब उस औरत को कपड़े से लपेटा हुआ एक बाउल दिया जाता है। इसके बाद वो औरत कपड़े के साथ उस बाउल को पानी के अंदर फेंक देती है और हम देखते हैं कि ये सब करते हुए उस लेडी का शरीर जोर से कांप रहा होता है और साथ ही उसके पाँव से खून भी बह रहा होता है। इसी बीच म्यंग देखती है कि उस लेडी के ऊपर किसी छोटी बच्ची की स्पिरिट खड़ी है और ये स्पिरिट हमेशा सिर्फ म्यंग को ही दिखाई देती थी। अब म्यंग उस लेडी के पास जाकर उस स्पिरिट से पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इतना कहते ही वो आत्मा उस लेडी को छोड़ देती है और वहीं दूसरी तरफ वो बाउल पानी में तैर रहा होता है। अब जुनवू आगे जाकर देखने लगता है कि ये बाउल कहाँ रुकेगा और तभी वो देखता है कि वो बाउल अचानक से एक जगह पर आकर रुकता है और सामने कुछ न होते हुए भी वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा होता। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसी बाउल के पास में खड़ा होता है और यही अनजान आदमी असल में यूजिन का किलर होता है। अब ये देखकर जुनवू उस आदमी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही वो किलर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद जुनवू भी उसका पीछा करता है और फाइनली काफी लंबे चेजिंग सीक्वेंस के बाद किलर दीवार पर चढ़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसी बीच जुनवू नोटिस करता है कि दीवार पर चढ़ते वक्त किलर का फुटप्रिंट उधर पर छप गया था। तो इसके बाद अब जुनवू उन जूतों की दुकान में किलर के शू पैटर्न वाला जूता ढूंढने लगता है और फाइनली जुनवू को वैसे ही पैटर्न का एक जूता मिल भी जाता है।
अब शॉपकीपर जुनवू से कहता है कि ये जूता इलेक्शन के वक्त कई लोगों ने हमारी ही शॉप से खरीदा था, तो आपको किस साइज का जूता चाहिए। अब ये सुनकर जुनवू उस जूते को वहीं पर रख देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि एक जूते के आधार पर वो कभी किलर तक नहीं पहुंच पाएगा। अब इतने में ही जुनवू की नजर म्यंग पर जाती है, जिसे दूसरी शॉपकीपर फिर से अपनी शॉप से बाहर भगा रही थी। इसे देखकर जुनवू म्यंग के पास जाता है और म्यंग से कहता है कि तुम यूजिन को जानती थी, इवन तुम उसके फ्यूनरल में भी मौजूद थी, तो तुम्हें उसके बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होगा। इस पर म्यंग उससे सिर्फ इतना कहती है कि मैंने उसको देखा था, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर जुनवू उसे रोककर पूछता है कि किसकी बात कर रही हो, तुमने आखिर किसे देखा था, यानी ये बात सच है कि तुम एक जादूगरनी हो। तो म्यंग कहती है हाँ, और जादूगर होना ही मैं अपना सबसे बड़ा श्राप मानती हूँ। ऐसा कहकर म्यंग वहाँ से चली जाती है। फिर आगे जुनवू को इंस्पेक्टर बताता है कि हमें तुम्हारी बहन का कातिल मिल गया है, और वो कातिल अक्सर तुम्हारी बहन यूजिन को कई सारे गिफ्ट्स देता था, यहाँ तक कि उसने यूजिन के मौत वाले दिन उसे 2 बार कॉल भी किया था। तभी जुनवू देखता है कि जिसे पुलिस वालों ने अरेस्ट किया था वो उसी का कजिन जैंग था। फिर इंस्पेक्टर आगे कहता है कि हमें इसके कमरे में तुम्हारी बहन के कुछ प्राइवेट कपड़े जैसे बिकनी वगैरह भी मिले हैं, और ये जरूर रेप का मामला लगता है। लेकिन अब जुनवू इंस्पेक्टर को अपनी बातें बताता है, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कहता है कि तो तुम मुझे बताना चाहते हो कि कपड़े से लपेटा हुआ वो बाउल तालाब से तैरते हुए एक आदमी की तरफ आकर अपने आप रुक गया, और तुम्हारे हिसाब से ये सारा संकेत तुम्हारी बहन की आत्मा ने दिया था ताकि तुम उसके किलर तक पहुंच सको। तो जुनवू इस बात पर हाँ कह देता है। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहता है कि ये सब क्या बकवास है, इस पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो जुनवू कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और जो चीजें आपको जैंग के कमरे से मिली हैं, उसे जैंग हमारे घर से कई सालों से चुराता आ रहा था, लेकिन आज तक जैंग ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरी बहन को फिजिकली कोई तकलीफ उठानी पड़े। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। तो इंस्पेक्टर का असिस्टेंट कहता है कि हमें इस केस में फिजिकल असॉल्ट का कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि अगर ऐसा किया गया होता तो हमें पता चल जाता। तो इंस्पेक्टर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़की के पूरे शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था, जरूर तुमने कोई चालाकी की है, लेकिन मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे खिलाफ बाकी एविडेंस ढूंढ लूंगा। अब ऐसा कहकर वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। इधर जुनवू पूरा कंफर्म होता है कि उसका कजिन किलर नहीं है। इसके बाद वो अपने फोन की गैलरी चेक कर रहा होता है, और इस गैलरी में जुनवू और उसकी सिस्टर की तस्वीरें होती हैं। अब गैलरी देखते ही जुनवू को यूजिन के फोन से कोई कॉल आता है, और इसे देखते ही जुनवू घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यूजिन के फोन से कॉल कैसे आ सकता है। इसलिए अब जुनवू फोन उठाकर सामने वाले से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास मेरी बहन का फोन कैसे आया। तो इतने में सामने वाला आदमी फोन काट देता है। फिर आगे जुनवू अपनी बहन के फोन का लोकेशन ट्रैक करने स्टोर आता है, लेकिन स्टोर की लेडी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और खुद पुलिस भी लोकेशन ट्रैक करने के लिए हमें कम से कम वारंट दिखाती है। इसलिए अगर वारंट नहीं है तो कम से कम फोन के ओनर की परमिशन तो होनी ही चाहिए। इस तरह वो लेडी लोकेशन निकालने से मना कर देती है। अब जुनवू ये सुनकर उस स्टोर से बाहर निकलता है, और तभी रास्ते में उसकी नजर म्यंग पर पड़ती है, जो वहीं से गुजर रही थी। वो देखता है कि म्यंग को बस स्टैंड के पास खड़े कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं, इसलिए जुनवू म्यंग को उनसे दूर करके अपने साथ ले जाता है। फिर यहाँ जुनवू म्यंग से कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस स्टोर वाली लेडी के सामने म्यंग को अपनी बहन बनाकर ले आता है और कहता है कि इसी का फोन गुम हो गया था। तो ये देखकर वो साइबर लेडी यूजिन के फोन का सिग्नल ट्रैक करने लगती है, और आखिर में उन्हें लोकेशन निकाल कर दे देती है। इसके बाद रात को ये दोनों उसी लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर यूजिन के फोन से आखिरी कॉल किया गया था। अब रास्ते में ही इन्हें टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर जुनवू और म्यंग लोकेशन वाले घर के अंदर चले जाते हैं और वहां से छुपकर नजर रखने लगते हैं। फिर अचानक इनके सामने वाला दरवाजा खुलता है और वहां से कोई आदमी टॉर्च के साथ अंदर एंटर करता है। लेकिन यहाँ जुनवू नोटिस करता है कि असल में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ काम करने वाला वर्कर डैनी था। अब ये दोनों डैनी को छुपकर देख रहे होते हैं, और उतने में ही उसी दरवाजे से एक और लेडी अंदर एंटर करती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लेडी असल में प्रोस्टिट्यूट मारिया थी। दरअसल इन दोनों ने यहाँ मिलकर फिजिकल होने का प्लान बनाया था। लेकिन तभी जुनवू इधर किसी आदमी को भागते हुए नोटिस करता है, जिसके बाद वो जल्दी से उस आदमी के पीछे भागने लगता है, लेकिन फिर वो आदमी उसको कहीं दिखाई नहीं देता। इसके बाद उसे आइडिया आता है और वो फौरन अपनी बहन यूजिन के नंबर पर कॉल करके देखता है। अब ये नंबर किलर के पास था, जिस वजह से किलर का फोन बजने लगता है, जिससे जुनवू को पता चल जाता है कि आवाज कहां से आ रही है। इसके बाद जुनवू फिर से किलर का पीछा करने लगता है
और तभी हम देखते हैं कि पीछा करने के दौरान ही जूनवू की किसी आदमी से टक्कर हो जाती है और फिर वो देखता है कि ये आदमी जैंग है। अब वो उससे पूछता है कि तुम पुलिस से बचकर कैसे निकल आए। तो जैंग बताता है कि एविडेंस न मिलने की वजह से मुझे जेल से रिलीज कर दिया गया। अब जूनवू कहता है कि क्या तुमने यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा। तो जैंग कहता है हाँ, वो उस तरफ गया है। फिर जूनवू पूछता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा था। तो जैंग कहता है सॉरी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अब जूनवू उस तरफ भागने लगता है। तो जैंग उसे रोककर कहता है कि वैसे तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तो जूनवू कहता है कि हाँ, और ऐसा बोलकर वो किलर को पकड़ने चला जाता है। इसके बाद जूनवू उसी तरफ जाता है जहाँ का रास्ता उसे जैंग ने बताया था। अब इधर जूनवू को अचानक से एक मेडिकल शॉप की लाइट दोबारा से जलती हुई दिखती है। साथ ही वो नोटिस करता है कि मेडिकल शॉप भी दोबारा से ओपन हो गया था। अब इसे देखकर जूनवू को शक होता है कि किलर अभी अभी भागकर मेडिकल शॉप के अंदर गया होगा, इसलिए अब वो भी उस मेडिकल स्टोर के अंदर चला जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इस मेडिकल को हान नाम का एक फार्मासिस्ट चलाता है। खैर, अब जूनवू अंदर पहुंचकर हान से एक एनर्जी ड्रिंक मांगता है, जिसके बाद हान उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, जरा रुको, मैं तुम्हें अपने मेडिकल की और भी कुछ चीजें देता हूँ और प्लीज इन्हें लेने से इनकार मत करना। यानी उसकी बातों से हमें ये अंदाजा भी हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। खैर, अब इधर जूनवू नोटिस करता है कि हान बोलते वक्त काफी लंबी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे वो कहीं से भागकर आया हो। तभी अचानक हान के स्टोर से मारिया आती है और फिर मारिया और हान की बातों से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे और मारिया अक्सर अपनी दवाइयाँ खरीदने इधर ही आती थी। अब हम देखते हैं कि दवाई देते वक्त हान अपनी गर्दन अचानक से चटकाता है और इसे देखकर जूनवू को याद आता है कि किलर भी उस वक्त ऐसे ही गर्दन चटका रहा था। लेकिन ये नोटिस करने के बाद भी जूनवू नॉर्मल बिहेव करते हुए उस मेडिकल स्टोर से बाहर निकल आता है और फिर मारिया भी उस स्टोर से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस मेडिकल स्टोर की साइड वाली बिल्डिंग से ही जूनवू हान के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद वो हान का पीछा करते हुए उसके घर के अंदर चला जाता है। फिर खिड़की से अंदर आकर जूनवू हान का फर्नीचर चेक करता है, क्योंकि अगर हान किलर होगा तो उसके घर में यूजिन का मोबाइल जरूर होगा। खैर, तभी ड्रॉअर चेक करते वक्त उसे कुछ आवाज आती है, जिसे देखकर जूनवू वहीं छुप जाता है। फिर हम हान को उसी कमरे की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं जहां जूनवू छुपा हुआ था। लेकिन इतने में जूनवू हान के आने से पहले ही वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। इसके बाद जूनवू खिड़की खोलकर वहां से जा ही रहा होता है कि उतने में ही उसकी नजर वॉशरूम में रखे जूतों पर पड़ती है और इस जूते के पीछे का डिजाइन ठीक वैसा ही था जैसा जूनवू ने किलर के फुटप्रिंट में देखा था। अब इसे देखकर जूनवू वॉशरूम से बाहर निकलता है, लेकिन अब तक हान अपने कमरे से जा चुका था। फिर दूसरी तरफ हम म्यंग को देखते हैं, जो किसी तरह का विच क्राफ्ट कर रही होती है और तभी म्यंग की किसी से टक्कर हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। अब नीचे गिरते ही म्यंग को फिर से विजन्स आने लगते हैं और इस विजन में वो एक घर देखती है जिस पर कोई नंबर लिखा हुआ था। साथ ही वो विजन में रास्ते में पड़ा हुआ कोई नोट देखती है और एक लेडी को भी देखती है जो कुछ काउंट कर रही थी। फिर इतने में ही म्यंग का विजन खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि म्यंग जिससे टकराई थी वो असल में मारिया थी। अब मारिया देखती है कि म्यंग अचानक से दीवार में कुछ लिख रही होती है और ये देखकर मारिया घबराकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। खैर, अब आगे रास्ते में मारिया अपने पैसे गिन रही होती है, यानी असल में म्यंग के विजन में जो लेडी काउंटिंग कर रही थी वो मारिया ही थी और वो ही पैसे गिन रही थी। खैर, तभी मारिया को रास्ते में एक अबैंडन्ड हाउस दिखता है जिस पर 6x2 लिखा हुआ था और इसे देखकर मारिया अपने पैसे गिनते हुए वापस जाने लगती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि इनमें से एक नोट कम था और इसके बाद जब मारिया पीछे मुड़कर देखती है तो वो नोट उसी घर के साइड में गिरा हुआ पड़ा था। फिर मारिया वापस जाकर उस नोट को उठाने लगती है और उतने में ही उस घर से कोई आदमी मारिया को अंदर खींच लेता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वहीं पर हम जूनवू को देखते हैं जो हान का जूता लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में म्यंग दिखती है जो किसी घर की तरफ अजीब तरह से देखते हुए वहाँ खड़ी होती है। अब ये देखकर वो म्यंग के पास जाता है और लाइट ऑन करके उस घर को देखता है। फिर हम देखते हैं कि वो वही घर था जिसमें मारिया को जबरदस्ती किसी आदमी ने अंदर खींचा था। असल में इस घर का पास्ट बहुत ही हॉन्टेड रह चुका था, जिस कारण इसे बंद कर दिया गया था। खैर, अब जूनवू जब इस घर के अंदर जाकर देखता है तो उसे नीचे पड़ी हुई मारिया की चेन दिख जाती है। इसके बाद जब वहाँ इन्वेस्टिगेट करने पुलिस वाले आते हैं तो पुलिस वालों को उस घर में सिर्फ मारिया की डेड बॉडी के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब आगे जूनवू इंस्पेक्टर को वो जूता दिखाकर कहता है कि मारिया और मेरी बहन का कातिल वही फार्मासिस्ट है
और यहाँ तक कि उसके मारने का पैटर्न भी एकदम सेम है। तो इंस्पेक्टर कहता है हान एक सीधा साधा आदमी है, वो कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। जिस पर जुनवू कहता है मुझे हान के बारे में ये सब म्यंग ने बताया है और म्यंग कभी गलत नहीं होती। अब इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम इस अजीब सी लड़की के कहने पर हान को जेल के अंदर डाल देंगे? तो जुनवू कहता है कि आपका कहना था कि 3 दिनों में ही किलर पकड़ा जाएगा, तो 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मेरी बहन का किलर कहाँ है? इस तरह अब वो ऐसा बोलते हुए उस इंस्पेक्टर से लड़ाई कर लेता है। खैर, आगे से जुनवू छुपते हुए हान पर हर रोज नजर रखना शुरू कर देता है ताकि उसे हान के खिलाफ कोई एविडेंस मिल सके। खैर, फिर हम देखते हैं कि जुनवू के ही सामने वाले घर में फैक्ट्री के कलीग्स जुआ खेला करते थे। अब जुनवू पानी पीने के लिए जब वहाँ जाता है तो उसकी नजर एक तार पर पड़ती है और ये तार असल में सीसीटीवी कैमरा का था, जिसे घर के बाहर फिट किया गया था ताकि पुलिस वालों के आने से पहले ही इन्हें पता लग जाए। तो ये देखकर अब जुनवू को एक आइडिया आता है और इसके बाद वो और उसके सभी वर्कर्स सीसीटीवी कैमरे से मर्डर वाली रात की फुटेजेस देखने लगते हैं। अब इस फुटेज में उन्हें एक व्हाइट कार उन्हीं की गली में दिखाई देती है और तभी उस कार से हान बाहर निकलता है। लेकिन तभी इसी के थोड़ी ही देर बाद कैमरे की फ्रेम में कोई दूसरा आदमी आता है और वो भी असल में जुनवू के घर की तरफ ही जा रहा होता है कि जरा रिवर्स करके देखो कि ये आदमी कौन है। इसके बाद जब फुटेज रिवर्स करके पॉज की जाती है तो डैनी एकदम से कहता है कि ये तो जैंग है। फिर वो देखते हैं कि फुटेज में जैंग सीधा जुनवू के घर के डायरेक्शन की तरफ जा रहा था और वहीं इसके आधे घंटे बाद हान भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया था। तो अब इसे देखकर जुनवू फौरन जैंग को ढूंढने चला जाता है। वहीं हम यूजीन की तरह ही कुछ लड़कियों को देखते हैं जो अपने घर वालों से छुपकर दूसरा काम कर रही होती हैं। अब इन्हें इधर कपड़े बदलते हुए म्यंग देख रही होती है और तभी अचानक से म्यंग को अपने साइड में उसी छोटी बच्ची का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और ठीक इसी मोमेंट पर म्यंग को पास खड़ी एक प्रोस्टिट्यूट से जुड़ा हुआ विजन आता है और इस विजन में म्यंग किसी को मरते हुए देखती है। इसके बाद होश में आते ही म्यंग को लगता है कि ये कत्ल उसी प्रोस्टिट्यूट का होने वाला है जिसका उसने विजन देखा था। इसलिए अब आगे म्यंग प्रोस्टिट्यूट का पीछा करते हुए जुनवू को भी साथ में कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जुनवू अपना फोन साइलेंट में लगाकर ट्रक में ही भूल गया होता है। तो इस तरह अब जुनवू के कॉल पिक न करने पर भी म्यंग अकेले ही उस जगह चली जाती है जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट गई थी। असल में ये एक स्कूल होता है और वहाँ वो प्रोस्टिट्यूट किसी का इंतजार कर रही होती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनवू फैक्ट्री पहुंचकर जैंग को ढूंढता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि जिस रात यूजिन का मर्डर हुआ था उस दिन तुम घर की तरफ गए थे। तो जैंग कहता है हाँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि यूजिन ने ही खुद मुझे कॉल करके वहाँ बुलाया था ताकि मैं घर का दरवाजा खोल सकूं। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो तुम्हारे घर के अंदर कोई भी नहीं था। इसके बाद जुनवू कहता है कि क्या तुमने घर के पास फार्म में किसी गाड़ी को देखा था? तो जैंग याद करके बताता है हाँ, तुम्हारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई थी, पर गाड़ी में कोई भी नहीं था। तो अब इसे सुनकर जुनवू को कंफर्म हो जाता है कि हान उसके घर गया था, क्योंकि हान के पास ही सफेद गाड़ी थी। इसके बाद अब जुनवू अपने घर के अंदर जाता है और यहाँ वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर हान उसके घर के अंदर कैसे घुसा होगा। लेकिन तभी जुनवू की नजर किसी दीवार पर पड़ती है, जिसे खोलने पर पता चलता है कि ये कोई दीवार नहीं बल्कि दरवाजा था जिसे ढका गया था। अब जुनवू जब उस दरवाजे से बाहर निकलता है और आगे जाकर देखता है तो वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि इस दरवाजे का रास्ता सीधे गली में जाकर खुलता है। अब सीन हान पर शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि असल में हान ने ही उस प्रोस्टिट्यूट को यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद हान उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवानी, तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। तो इस पर प्रोस्टिट्यूट कहती है कि फिर तुमने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? जिस पर हान कहता है असल में मैं बस चेक करना चाहता था कि जुनवू यहाँ मेरा पीछा करने आएगा कि नहीं, लेकिन लगता है कि वो नहीं आया। अब प्रोस्टिट्यूट कहती है कि अच्छा, वो तुम ही हो ना जिसने जुनवू की बहन यूजिन और मारिया का मर्डर किया था। तो इसे सुनकर हान सीरियस हो जाता है, लेकिन तभी प्रोस्टिट्यूट उससे कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी हान उसे अचानक से पकड़ लेता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूँ जो किसी के साथ जबरदस्ती करके उसे मार डालता है? चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसा आदमी हूँ। और फिर हम नोटिस करते हैं कि उसके ऐसा कहते ही जुनवू हान की शॉप का कांच तोड़कर उस शॉप के अंदर चला जाता है और कांच तोड़ने की वजह से उसके हाथ से खून टपकने लगता है। जिसके बाद वो हान के ही मेडिकल स्टोर की बैंडेज अपने हाथ में लगा लेता है। और दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि दरअसल हान के यहाँ जो कांच टूटा था वो म्यंग ने तोड़ा था ताकि हान का ध्यान प्रोस्टिट्यूट से हट जाए।
खैर, अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो प्रोस्टिट्यूट वहाँ से भाग जाती है, जबकि दूसरी तरफ जुनवू वापस अपनी गाड़ी में बैठता है और अपना फोन चेक करने लगता है। अब उसके फोन में म्यंग का वॉइस मैसेज था, जिसमें म्यंग ने बताया था कि किसी प्रोस्टिट्यूट को हान एक खंडहर स्कूल के अंदर लाया है और शायद यहाँ कोई भयानक घटना होने वाली है। हम देखते हैं कि इसी बीच म्यंग उस खंडहर स्कूल के पीछे छुपी हुई थी और तभी हान उधर वाली खिड़की को खोलता है, लेकिन बाहर झांकने पर हान को कोई दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो वापस चला जाता है। लेकिन अब हान के जाते ही म्यंग के पास जुनवू का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे इतने कॉल्स क्यों किए, आखिर वहाँ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक हान वहाँ पर आ जाता है और म्यंग हान को देखकर चिल्लाने लगती है। अब फोन में चिल्लाने की आवाज सुनकर जुनवू जल्दी से इंस्पेक्टर को कॉल करता है और इंस्पेक्टर को सारी बातें बताता है कि हान ने म्यंग को अपने पास किसी अबैंडन्ड स्कूल में फंसा कर रखा है और वहाँ तक जाने में मुझे काफी वक्त लग जाएगा, जबकि आपका पुलिस स्टेशन उधर ही पास में पड़ता है, इसलिए जल्दी से उस स्कूल में जाइए वरना देरी हो जाएगी। अब ये सुनकर इंस्पेक्टर को जुनवू की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अनमने ढंग से वहाँ जाने को राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब म्यंग को होश आता है और हम देखते हैं कि अभी तक हान ने म्यंग के साथ कुछ गलत नहीं किया था। अब हान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला और तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ, कहीं तुम्हारे अंदर सच में भविष्य देखने की शक्ति तो नहीं। अब हम देखते हैं कि इससे पहले हान कुछ कर पाता, उतने में ही वहाँ जुनवू पहुँच जाता है। फिर जुनवू आते ही हान को बहुत पीटता है और वहीं इधर म्यंग को जुनवू के हाथ में बैंडेज देखकर याद आता है कि उसके विजन में मरने वाले ने ठीक इसी तरह का बैंडेज पहना हुआ था। अब इसी बीच यहाँ पर उन तीनों को सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं। इधर जुनवू म्यंग से सभी को खंडहर वाली घटना बताने को कहता है, लेकिन तभी असिस्टेंट ऑफिसर जुनवू से कहता है कि हमें उस लड़की की गवाही चाहिए जिसे हान ने मारने की कोशिश की थी, न कि इस लड़की की। तभी म्यंग अचानक से कहती है कि मुझसे गलती हुई है, वहाँ कुछ नहीं हुआ था और कोई लड़की वहाँ नहीं थी। जिसके बाद हान कहता है कि दरअसल म्यंग बस नीचे गिर गई थी और मैं उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था और हमारे साथ बस इतना ही हुआ। अब इसे सुनकर जुनवू सभी ऑफिसर्स से कहता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी वहाँ इंस्पेक्टर आकर जुनवू को बुरी तरह से मारता है और कहता है कि मैं तब से तुम्हें बहुत बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, मैंने खाना पानी सोना जागना सब कुछ बंद कर दिया है बस इसी केस के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर जुनवू को बहुत मारता है और फिर उसे लॉकअप में बंद कर देता है। अब यहाँ पर पुलिस वालों को हान से बस एक साइन लेना था, जिसके लिए हान रुका हुआ था। और इसी बीच फिर एक ऐसा वक्त आता है जब पुलिस स्टेशन में कोई ऑफिसर नहीं होता और हान भी वहाँ से जा रहा होता है। तभी जुनवू उससे कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे, मैं तुम्हारा आखिरी दम तक पीछा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बहन के कातिल तुम ही हो। तो हान उससे कहता है कि तुमने बहुत सही अंदाजा लगाया, हाँ उसे मारने वाला मैं ही था। वो कहता है कि असल में मैं तुम्हारी बहन से बहुत नफरत करता था, उसके हर एक शब्द, उसके चलने और बोलने तक से मुझे नफरत थी। और ऐसा कहते हुए वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें हान ने जुनवू की बहन यूजिन को मारने से पहले बहुत टॉर्चर किया हुआ था। यहाँ तक कि इस वीडियो में हान ने यूजिन की मर्डर तक की वीडियो बना रखी थी। अब ये देखकर जुनवू बहुत रोने लगता है और फिर हान का गला दबाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन उसके हाथ में हथकड़ी लगी होने के कारण वो बेचारा ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद हान कहता है कि इस एविडेंस से तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन अब ये एविडेंस भी डिलीट होने वाला है। और ऐसा बोलकर अब हान उस वीडियो को जुनवू के सामने ही डिलीट कर देता है और जुनवू इस पर कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो हान को उसकी फार्मेसी ले जा रहा था। तभी इंस्पेक्टर को उसका एजेंट कॉल करके कहता है कि सर, आपने उस अबैंडन्ड हाउस की डिटेल्स मांगी थी जिसमें पूरी फैमिली का मर्डर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी अबैंडन्ड हाउस में म्यंग भी जा रही थी, जिसे उसी छोटी बच्ची की आत्मा ले जा रही थी। अब वो एजेंट कहता है कि वो घर किसी फार्मासिस्ट का हुआ करता था, लेकिन एक बड़ी बीमारी के कारण वो फार्मासिस्ट अपने ही घर में कैद रहता था, जिसके कारण उसे हर चीज से नफरत होने लगी थी। फार्मासिस्ट की सूजी नाम की एक बेटी थी, लेकिन सूजी को बचपन से ही विच क्राफ्ट जैसी चीजों में काफी इंटरेस्ट था। तो इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि सूजी उसी तरह की ट्रिक्स किया करती थी जिसे हमने म्यंग को करते देखा था। और फिर एक दिन इस जादू को करते वक्त उसे उसका फार्मासिस्ट पिता देख लेता है और अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए वो सूजी को मारने दौड़ता है, लेकिन वहाँ सूजी की मॉम उसे बचा लेती है।
खैर, अब वो एजेंट आगे बताता है कि सर, एक रात वो पूरी फैमिली अचानक से कहीं गायब हो गई और उस घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा निकला और वो व्यक्ति असल में फार्मासिस्ट का बेटा जून था। तो इसे सुनकर इंस्पेक्टर को समझ में आ जाता है कि उस केस में जून कौन था। वहीं अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जून के पेरेंट्स जून को बहुत पीटा करते थे और पनिशमेंट के बहाने उसे एक बेसमेंट में कैद कर देते थे। लेकिन फिर एक दिन जून अपने पेरेंट्स के टॉर्चर से तंग आ जाता है और एक हथियार लेते हुए अपने तीनों फैमिली मेंबर्स को मार देता है। खैर, तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि हान उस इंस्पेक्टर को भी ईंट से मार डालता है। यानी असल में हान ही जून था और जून तब से अपनी आइडेंटिटी बदलकर रह रहा था। इसके बाद हम जूनवू को देखते हैं, जिसे असिस्टेंट सजा पूरी होने पर रिलीज कर देता है और फिर रिलीज होते ही जूनवू वहीं पास पड़ा एक टेस्टर उठाकर उसे असिस्टेंट के ऊपर अड़ा देता है और पुलिस स्टेशन को लॉक करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम म्यंग को देखते हैं, जो लड़की की आत्मा को फॉलो करते हुए अबैंडन्ड हाउस के अंदर पहुंच जाती है और तभी वहां म्यंग के सामने हान आ जाता है, जिसके बाद सीन जूनवू पर शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि वो कांच तोड़कर फार्मेसी के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। पर तभी उसकी नजर दरवाजे पर बने क्रॉस के साइन पर पड़ती है, जो असल में म्यंग उस जगह तक पहुंचने के लिए बनाती थी जहां उसे जाना होता था। तो इस तरह अब साइन की मदद से वो भी उस अबैंडन्ड हाउस में पहुंच जाता है। अब यहाँ पहुंचते ही हान उस पर हमला कर देता है और आखिर में काफी मार पिटाई के बाद वो हथियार लेने दूसरे कमरे में चला जाता है। पर तभी जूनवू की नजर वहीं पड़ी म्यंग पर जाती है, जिसे हान ने बेहोश कर रखा था। अब वो उसको होश में लाता है कि तभी म्यंग उससे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, वरना हान तुम्हें मार डालेगा। और इतने में ही पीछे से हान आकर उसका गला रस्सी से दबाने लगता है, लेकिन जूनवू अपनी जान बचाते हुए एक चाकू से हान पर हमला करने लगता है। पर हम देखते हैं कि हान उस चाकू को रोककर उल्टा जूनवू के पेट पर कई बार वार करता है, यानी म्यंग का वो विजन सच निकला। तभी वहाँ कुछ अजीब सा होता है और हम देखते हैं कि हान का कोई हाथ पकड़ लेता है। फिर हान जब नीचे देखता है तो उसे अपनी ही बहन सूजी की आत्मा दिखाई देती है, जिसे उसने काफी सालों पहले मार दिया था। अब सूजी को अचानक देखकर हान को कहीं न कहीं अपनी फैमिली को मारने का पछतावा होता है, पर उतने में ही सूजी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जूनवू उससे कहता है, जब मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था और मैं और मेरी बहन यूजिन उनके फ्यूनरल में थे, तब यूजिन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि फिक्र मत करो भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो मुझसे जुदा हो गई। ऐसा कहकर वो सामने की तरफ भागते हुए हान को पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर घर की छत से कूद जाता है। अब नीचे गिरने से हान की मौत हो जाती है, लेकिन जूनवू बच जाता है क्योंकि गिरने से पहले ही उसका हाथ म्यंग ने पकड़ लिया था। फिर फाइनली हम जूनवू को म्यंग के साथ देखते हैं, क्योंकि अब ये दोनों कपल थे और मूवी की एंडिंग सीन में हमें जूनवू को यूजिन की अस्थियों को पानी में विसर्जित करते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।